हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11th चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी हमारा चल रहा है और सेकंड एक्सरसाइज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है पर प्रोबेबिलिटी को एक अलग नज़रिए से हम यहाँ देखेंगे। एक्सियम शब्द AXIOM, एक्सियम शब्द हमने यूक्लिड की ज्योमेट्री में पढ़ रखा है। यूक्लिड के एक्सियम्स होते थे जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती थी, डायरेक्ट रिजल्ट्स होते थे और उन रिजल्ट्स को हम बिना किसी प्रूफ के यूज कर लिया करते। एक्सियम से बन गया एक्सियोमेटिक अप्रोच, यानी प्रोबेबिलिटी के कुछ ऐसे रूल जिन्हें हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उन्हें समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करें। एक्सियोमेटिक अप्रोच इज अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट वगैरह सब हमने देख लिया था, एक एग्जांपल और ये पैरेलल लेके चलेंगे। जब हम एक डाई रोल कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, ई मैंने एक इवेंट ले लिया कि प्राइम नंबर्स का इवेंट है, तो ई के अंदर आ जाएगा 2, 3 और 5। ठीक है, तो इस ई की प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ रूल्स हम यहाँ देख रहे हैं जो कि एक्सियोमेटिक अप्रोच कहलाएगी। तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस हो गया। द प्रोबेबिलिटी पी इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is the power set of s and range is the interval 0 1। जो प्रोबेबिलिटी है वो एक फंक्शन है s से लेकर 0 1 तक। फंक्शन क्या होता था कि डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज को डोमेन में होनी चाहिए। तो सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं और वो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगी। ये बात हमने 10th क्लास में भी पढ़ रखी है। तो अब यहाँ पर P को प्रोबेबिलिटी को फंक्शन दिखा दिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन, आपको ये पहले दूसरे चैप्टर से रिलेट करके दिखा रहा है। तो सबसे पहला नियम, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो। पहला नियम कि किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी कम से कम 0 या 0 से बड़ी होगी। दूसरा नियम, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, हमेशा होती है। अब मैं कह दूं 6 से कम आए तो 6/6 1 आ जाएगा। तीसरी चीज, अगर ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो ई यूनियन एफ की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ई की प्रोबेबिलिटी और एफ की प्रोबेबिलिटी का जोड़ हो जाएगा। ठीक है, और एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, एम्प्टी है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर ये मेन आ जाता है आपका, अरे एक मिनट पेन ले लेते हैं। ये आपका यहाँ पर मेन कंक्लूजन आ जाता है कि क्या कह रहा है कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस कंटेनिंग W1 W2 Wn। एस में n एलिमेंट्स हैं, यहाँ हमारे एस में 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ये हम ले सकते हैं। तो एस हमने ले लिया ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा याद ना रहे W बोल देना, ओमेगा 3 ओमेगा 4 और एक मिनट ओमेगा 5 और ओमेगा 6, इसमें ले रहा है ये n तक। ठीक है, तो इट फॉलोज फ्रॉम द एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट, ये 3 नियम आपने अभी याद रखने हैं। वही चीज फिर आ गई है बट एक कंक्लूजन करके लिख रहे हैं कि किसी भी ओमेगा आई की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होगी। सेम चीज 10th में पढ़ी थी बट वहाँ इवेंट शब्द आ तो जाता है 10th में भी, वैसे इंग्लिश मीडियम की बुक में, बट इतना सेट के रूप में नहीं आता। दूसरी चीज ये क्या कह रहा है कि इसमें जो ये 6 इवेंट हैं या इसके अंदर जो ये n इवेंट है, इनकी सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो और उनको जोड़ दो। ओमेगा 1 की, ओमेगा 2, ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 और ओमेगा 6, तो सबकी प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 आएगा। जैसे भैया यहाँ तुम्हारा 1 है
तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 की भी, तो 6 की 6 जोड़ोगे तो 6/6 यानी 1 आ जाएगा। यानी किसी भी सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी अगर हम अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकाल के ऐड करें तो उनका सम 1 आ जाएगा। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 होगा। सैंपल स्पेस में जितने भी इवेंट्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। तीसरा और देखो, फॉर एनी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी ओमेगा आईज का सम होगी। मान लो तीसरे रिजल्ट को मैं ऐसे प्रूव करती हूँ कि लेट ए एक इवेंट है प्राइम नंबर्स का। अभी मैंने उसको ऊपर ई ले लिया था, अभी ए ले लेती हूँ। तो इसमें आएगा 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। ये ओमेगा 1 हो गया, ये ओमेगा 2 हो गया और ये ओमेगा 3 हो गया। तो भैया ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, ओमेगा 1 का मतलब 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 और 5 की भी 1/6। इन तीनों को जोड़ोगे तो 3/6 यानी 1/2 आ गई। और अकेले ए की प्रोबेबिलिटी निकालो तो ए में कितने एलिमेंट्स है, 3 है, तो भी 3/6। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये हमारा तीसरा कंक्लूजन आ जाता है कि किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी उसमें आने वाले सारे एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर होगी और ये एलिमेंट इसके अंदर ही है, ए के अंदर। कोई ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक है। ये इसको इन्होंने एग्जाम्पल वगैरह से समझा रखा है, मैं भी आपको एग्जाम्पल से इसको समझा चुकी हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कुछ ज्यादा नहीं है, वही चीज है। एक ये चीज और आ जाती है, इसको हाईलाइट कर दूं कि भाई पी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है। एक मिनट इसका कलर चेंज कर ले, हाँ जी। और 1 - पी उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो पी होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। ये बात भी हमने पढ़ रखी है। अब आ जाओ 4th पे। लेट अ सैंपल स्पेस एस बी, ओमेगा 1 ओमेगा, वही अभी जो मैं ले रही थी। एस एक सैंपल स्पेस है, W1 कह लो, चाहे W3, W4, W5 और W6, 6 एलिमेंट्स है। Which of the following assignments of probabilities to each outcome are valid? ये आउटकम नंबर ए है, सुनना ध्यान से। और इन सब की ये अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। ये ओमेगा 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की, ये 4 की, ये 5 की और ये 6 की। तो इनमें से कौन सी वैलिड है? एक दो कंडीशन होनी चाहिए, सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं ओमेगा आई की, सारी ही 0 और 1 के बीच है। सब 1/6 है, ना तो कोई नेगेटिव है ना कोई एक से बड़ी है। और इनका जोड़ और करके देखो, इन सब का जोड़ करोगे तो 6/6 यानी 1 आ रहा है। तो ये वैलिड है, तो ए इज वैलिड, ठीक है। अब मैं इसी एग्जाम्पल पे लिख दूंगी। इसमें भी देख लो, या तो प्रोबेबिलिटी 1 है या 0, 0 और 1 तो हो ही सकती हैं या उनके बीच में हो सकती हैं, और सबका जोड़ 1 आ रहा है। तो ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। क्या ये थर्ड वाली वैलिड है? क्यों नहीं है? 1/8 तो बड़ा छोटा है एक से। देखो एक बात का ध्यान रखना कि अगर ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, अगर ए बी से छोटा है तो ए बाई बी 1 से छोटा होगा। न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो 1 से छोटा होता है उत्तर। कारण बताओ, ये वैलिड क्यों नहीं है ये वाली प्रोबेबिलिटी? ये जो है ये नेगेटिव है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, समझ में आ गई बात? जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ध्यान दिया करो। अभी मैंने एक बात बताई, अभी भी मैं फिर बता रही हूँ कि अगर न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर 1 से हमेशा कम होगा। 3/4, 4/5, 2/7, 3/8, आंख बंद करके ये सब 1 से कम है। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ। इसमें भी अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से बड़ी है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी, इसमें ओमेगा 6 की प्रोबेबिलिटी 3/2 दिखा दी जो कि गलत है। तो ये भी नॉट वैलिड है।
अब ये लास्ट पार्ट पे आ जाओ, सारी की सारी एक से कम है, लेकिन इनका जो सम है वो और चेक कर लो। 6 और 5 11 और 4 15 16 17 18 19 20 और 1 21, इनका जोड़ 2.1 आ रहा है, 2.1, तो ये नॉट वैलिड है। 6 5 11 4 15 और 6 21, तो 2.1 आ रहा है, जबकि सबका जोड़ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ये वैलिड नहीं है। ये इसका सॉल्यूशन इन्होंने यहाँ दे रखा है, तुम देख सकते हो। अब सेकंड थिंग आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो हमारा मेन है। अब प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही निकलती थी, अब प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही निकलेगी भैया जैसे हम 10th में निकालते थे, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। थोड़ा लिखने का ढंग बदल जाएगा, तो और लिखने का ढंग भी बदल जाएगा, और थोड़ा सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, तो उनका भी अलग अलग आ जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं जो इसने दे रखा है, एक बार देखते हैं थोड़ा सा कि 3 पॉइंट टॉस किए, 3 नहीं, क्या कह रहा है, लेट एस बी द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट एग्जामिनिंग 3 कंसेक्यूटिव पेन्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मशीन। एक मशीन ने 3 पेन, मशीन ने बहुत सारे पेन बनाए, मशीन ने बहुत सारे पेन बनाए, और हमने 3 पेन ले लिए और उनको चेक कर रहे हैं कि सही है या खराब है। तो अगर एक भी पेन खराब नहीं है तो 0 आ जाएगा, एक खराब है तो 1 आ जाएगा, 2 खराब है तो 2, और तीनों खराब है तो 3 आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, अब ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाता है बैड 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 गुड बैड गुड बैड गुड बैड बैड एंड सो, समझ रहे हो, जैसे हार्ट हार्ट और हेड हेड और टेल का आ जाता था। अब इनकी सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी ले लो, बैड 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 की प्रोबेबिलिटी तो 8 आउटकम है, ये 8 है, तो 1/8 सबकी 1/8 आएगी और सबका जोड़ 1 आ जाएगा, तो ये इक्वली लाइकली हमारा हो गया है, सही हो गया, हमारी वैलिड हो गया ये। अब इसने क्या कहा कि ए इवेंट ले लिया कि देयर इज एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव, और बी का मतलब ले लिया एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन्स। ए का मतलब हो गया एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव, एग्जैक्टली 1 पेन इज डिफेक्टिव। अब एक पेन डिफेक्टिव है तो बैड गुड गुड, गुड बैड गुड, और गुड गुड बैड, ये आ गया। अब मेरी बात सुनो, इस टोटल आउटकम्स 8 है, ये 3 है, तो जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो हो गई 3/8। सिंपल मैथ है भाई, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, तो ये आ गई। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि पहले इसकी निकालो, फिर इसकी निकालो, और फिर इसकी निकालो, और तीनों को जोड़ दो। देखो ये रहा सिग्मा ऑफ ओमेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा, यानी पहले की प्रोबेबिलिटी जमा दूसरे की जमा, तो भी 3/8। क्लियर है। और ऐसे ही दूसरा इवेंट ले लिया बी, बी में कह रहा है कि एट लीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन्स, डिफेक्टिव पे बात चल रही है, तो 2 पेन डिफेक्टिव हैं, तो बैड बैड गुड, बैड गुड और बैड, और गुड बैड और बैड। अच्छा, कम से कम 2 बैड हो, 2 डिफेक्टिव पेन हो, ज्यादा ज्यादा तीनों डिफेक्टिव हो, तो बैड बैड बैड, 4 आउटकम हो गए, तो बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8 1/2। और यहाँ ये क्या कह रहा है कि भैया ये अलग अलग भी निकाल दो, चारों की निकाल के जोड़ दो तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। सेम यही एग्जाम्पल इसने यहाँ ले रखा है कि भैया चाहे पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी इकट्ठी निकाल दो, चाहे पूरे इवेंट, कई बार ऐसा एक आधा इवेंट आ जाता है जिसमें 2 3 चीजें यूज हो रही है, क्वाइन के साथ डाई यूज हो रही है, या डाई के साथ क्वाइन यूज हो रहा है, तो वहां पे हमें ये इस तरह के, मेरी बात को समझना, जनरली तो अलग अलग ही निकलता है ज्योमेट्रिक अप्रोच में। अब आपको कोई कह दिया कि भैया डाई रोल करी तो 1 3 5 आएगा तो फिर से डाई रोल करो, और 2 4 6 आएगा तो क्वाइन रोल करो, तो इसमें फिर हमें अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है, क्योंकि क्वाइन का सैंपल स्पेस अलग बनता है डाई का। ये वैसे इस तरह के क्वेश्चन 12th में ज्यादा आते हैं, यहाँ आपको सिर्फ ये समझना है। तो यही था सारा, इससे पिछले में और कुछ नहीं था। अब आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, जो इक्वली लाइकली आने हैं। अब ये इक्वली लाइकली थे, मेरी बात सुन लो, जो हम ये कर रहे थे ये
इसके आने के इसके सबके बराबर बराबर चांस थे, तो 1/8 4 बार आके 4/8 आ गया था। तो वही चीजें यहाँ बता रहा है कि अगर देखो इसी में बता देती हूँ मैं भैया, ये कोई सैंपल स्पेस है हमारा, है ये कोई सैंपल स्पेस है, ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली का मतलब सबके आने के बराबर बराबर चांस हैं, तो इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़ दो या इसको इकट्ठा निकाल दो, वही है। तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। वही चीज हमने क्लास 10th से अपना करते आ रहे हैं। तो यहाँ बस इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंबॉलिकली लिखूं, ऐसे सैंपल स्पेस है और मान लिया कि सैंपल स्पेस में जो भी एलिमेंट्स है वो की है या ऐसे 6 है मान लो, ई इवेंट है, तो इवेंट के अंदर मान लो है 3 एलिमेंट्स, तो जो ई की प्रोबेबिलिटी है वैसे तो ये है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। असली तो ये है जो हम अपने 8वीं से करते आ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा और छोटा कर देंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ई बटे कार्डिनलिटी ऑफ एस। तो मेन तुम ये ध्यान रखना कि इस तरीके से बहुत आसानी से प्रोबेबिलिटी हमारी निकल जाती है। क्लियर हो गया? यही चीज इसने बता रखी है, हम इतना लंबा लंबा ये बार बार नहीं लिखेंगे। ए और बी की प्रोबेबिलिटी, ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, ये ब्लैक क्यों, अच्छा ब्लैक मैं चूज कर रही हूँ। ए और बी का मतलब हो गया ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अगर अलग अलग हैं दोनों इवेंट, अगर अलग अलग हैं ए और बी तो हम जमा कर देंगे। तो यूनियन में अगर अलग अलग है ना, अभी जैसे अभी अभी एक और भी करा था ना, प्राइम नंबर वाला नहीं करा था, देख मेरी बात सुन, मान लो ए नाम दे दिया और इसके अंदर 2 3 और 5 आ रहा था, है, और बी इवेंट ले लिया मैंने 4 और 6 का, और ए यूनियन बी मेरा हो गया 2 3 4 5 और 6, और इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6, बी की हो गई 2/6, और ए यूनियन बी की क्या बन रही है 5/6। इन दोनों का सम ही तो आ रहा है 3/6 + 2/6 इज इक्वल टू 5/6 आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, बिल्कुल आपस में इनमें कुछ नहीं मैच कर रहा, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी, इस पे कंडीशन लगा देनी है इफ ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। ये सारा एग्जाम्पल से समझा रहा है, मैं तुझे बस इसकी डिटेल बता देती हूँ। सिर्फ मतलब मेन फॉर्मूला को हाईलाइट करेंगे तो पहली चीज तो ये आ गई जो मैंने ब्लॉक में किया है। हाँ 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 हाँ, किधर गया ये, इधर देखो, अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ, ए मैंने ले लिया 2 3 4 5, बी मैंने ले लिया 3 4 6 या खाली 4 6। अब ए की प्रोबेबिलिटी तो बेटा हो गई 4/6, बी की प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 2/6, ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, और ए यूनियन बी में आ रहे हैं 5 एलिमेंट 2 3 4 5 6। अब ध्यान देना कि ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/6 आ रही है, और वो इन दोनों के जोड़ के बराबर नहीं है, ये आ रही है 4/6 + 2/6 - 1/6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से अब वो जो एलिमेंट मैच कर रहा था उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों में से माइनस हो जाएगी। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है तो इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ये बिल्कुल एन एक फॉर्मूला होता था 1.6 में, अब तो वो रिड्यूस हो गया सिलेबस में से, उसी पर बेस्ड है। आप अपनी बुक में भी हाईलाइट कर सकते हो इसको, ये कि ये हर बार जरूरी नहीं है कि ये इसके बराबर हो,
यहाँ इसने दे रखा है, ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये अलग अलग हैं, अगर ये एम्पिटी हैं, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी इनकी प्रोबेबिलिटी का जोड़ हो जाएगी। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी इन दोनों के जोड़ में से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को माइनस करके आएगी। तो ये सारा इसका मेन कंक्लूजन है। एक दो बातें और भी हैं इसमें, एक दो बातें और भी हैं, वो मैं एक बार वेन डायग्राम से आपको बताती। पहले इसमें ना सारे फॉर्मूले से ही हैं बहुत ज्यादा। ये सैंपल स्पेस है, ये ए है, ये बी है, ये जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, अब ध्यान देना कि ये जो यहां तक का है ये ए माइनस बी बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो इधर वाला है ये, इसे हम बोलते हैं बी माइनस ए। अब एक बार ध्यान दियो, ये है पूरा ए, और इस ए में एक तो ये ए माइनस बी है और एक ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो मैं जो ए को लिख सकती हूँ ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और दोनों पार्ट बिल्कुल अलग अलग हैं। तो जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का जोड़ हो जाएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अब इसको तो यहीं रखो और इसको इधर ले जाओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी हो जाएगी। ए की प्रोबेबिलिटी ये लेफ्ट में जाके माइनस हो जाएगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। अगर हम ए की प्रोबेबिलिटी, देखो बहुत ध्यान से समझना है कि ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो ए की प्रोबेबिलिटी में से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी घटा देंगे। इसी तरह हम अब निकालेंगे बी माइनस ए की प्रोबेबिलिटी, कि बी की प्रोबेबिलिटी में से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। क्लियर है, समझ में आ रही है कुछ बातें ये हैं? ये भी आ जाएंगे आगे, आ गए क्या, आ भी रहे हैं। यूनियन का भी दे रखा है वैसे तो इसने यहाँ पर यूनियन की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसकी मतलब इस यूनियन की जो फॉर्म मैं कहना चाह रही हूँ कि इसकी कोई ज्यादा जरूरत अभी नहीं है, जो और भी जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगी। तो ये था ए और बी का। अब नोट ए, अब तीसरी चीज आ जाती है नोट ए की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब नोट ए की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सिंपल है, हमने अपनी छोटी क्लास में भी करी थी। किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ एक होता है, ए बार की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये भी हम पहले कर चुके हैं। तो अब इनको एक दो एग्जांपल्स से समझते हैं इन चीजों को। ज्यादा थ्योरी में नहीं दिमाग में घुसाना चाह रही कि तुम्हारे भी खाम में कोई जरूरत तो है नहीं इनकी अभी फिलहाल। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. If each outcome is equally likely, का मतलब है कि सारी घटनाएं मतलब बराबर बराबर आने के चांस हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी। 5 चीजें हमें दे रखी हैं, 5 पार्ट हैं इसके। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एस ले लो। सैंपल स्पेस में 52 एलिमेंट है। पहला है कि भैया हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी डायमंड की। तो मान लो लेट ई बी द इवेंट, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो सीधा भी, दैट कार्ड ड्रॉन इज ए डायमंड। कार्ड ड्रॉन इज अ डायमंड। अब डायमंड कितने होते हैं? 13। तो नंबर ऑफ ई 13 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बिल्कुल सिंपल, मैंने बताया था, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, 13 बाय 52, 1/4 आ। ये प्रॉपर तरीका है इसको करने का। एक दो और मैं पूरे तरीके से बता दूंगी, बाकी फिर डायरेक्ट करेंगे। नॉट एन एस, अब E1 E2 E3 या ABCD इवेंट कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। लेट बी द इवेंट दैट कार्ड इज नॉट एन एस। यहाँ ऊपर लिख देना ए कार्ड इज ड्रॉन, अ कार्ड इज ड्रॉन।
ठीक है, उसके बाद हम चले अब नॉट एन एस, तो कितने एलिमेंट है जो इक्के नहीं है? इक्के कितने होते हैं 52 में से? 52 में से इक्के इक्के 4 ही होते हैं ना, इक्के तो 4 ही होते हैं। देखो दोनों तरीके से कर सकते हो, इक्के जितने नहीं है वो 48 नहीं है, तो जो बी की प्रोबेबिलिटी है वो 48/52 आ जाएगी। हाँ हाँ, तो कितने पे जाएगा? 24, 26, 12/4 पे जाएगा 13। इसने जो ये क्वेश्चन कर रखा है, इसने पहले एस की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको माइनस कर रखा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बी हमने ले लिया कि कार्ड इज एन एस, इक्का है तो इक्के कितने होते हैं? 4, तो बी की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52, तो बी डैश की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस बी की, तो 1, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे पार्ट पे। ए ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, कर दूं डायरेक्ट, मुझ बानी तो वर्बल है, तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26/52। नोट ए डायमंड, तो 13 दूनी 26, 13 39 कार्ड हो जाएंगे, तो 39/52। और नोट ए ब्लैक कार्ड, तो वही 26 रेड हो जाएंगे बटे 52। इसको सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा इसको डिटेल में समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाओ नोट वाले को डायरेक्ट भी कर सकते हो 6th एग्जाम्पल पे। A bag contain 9 discs out of which 4 red, 3 blue and 2 yellow। ये डिटेल थोड़ी सी लिख देना। टोटल डिस्क 9 है ना। व्हाइट नहीं है भैया, मैं तो व्हाइट पे आ गई। कैसी है? रेड, रेड कितनी है? 4। ब्लू कितनी है? 3। और येलो कितनी है? 2। हो गया, तो तुम यहां से डायरेक्ट लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 9। अब ये क्या कहता है? द डिस्क्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें सब सिमिलर। ए डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक डिस्क निकाली तो येलो होगी, ब्लू होगी, नॉट ब्लू होगी, ये सब अलग अलग पार्ट है। पहला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, इसने देखो ये इसी में समझा देती हूँ, कुछ भी नहीं है। ए है डिस्क इज रेड, डिस्क इज येलो, डिस्क इज ब्लू। तो रेड कितनी है? 4 है, तो 4/9 आ गया। ब्लू की 2/9 आ गया। जो तीसरा पार्ट है ना, तीसरे पार्ट पे आ जाओ। तीसरे पार्ट पे हमने निकालनी है नोट ब्लू। क्या निकालनी है? नोट ब्लू। तो पहले ब्लू की निकाल दो। ब्लू को हमने सी लिया है, तो ब्लू कितनी है? 3/9 यानी 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ब्लू का मतलब हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, तो ये 2/3। फोर्थ पार्ट में समझा देती हूँ तुम्हें कि आइदर रेड और ब्लू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को मैंने क्या नाम दिया है? ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दोनों अलग अलग हैं, तो ये ए की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की। ए की अभी हमने निकाली है 4/9, सी की भी थी 3/9, 7/9। इस तरह फॉर्मूले से करना है इनको, सिंपल। 7th पे आ जाओ। 2 स्टूडेंट्स Anil and Ashima appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the exam is 0.05। भाई अनिल पास हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। आशिमा पास हो जाएगी, उसकी ये हमने मान लिया कि ई का मतलब है अनिल विल क्वालिफाई, अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम। एफ का मतलब है आशिमा, AASHIM में विल क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक है, ए एक ही बार लगा रहा है, कोई स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई की प्रोबेबिलिटी यानी अनिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05 और आशिमा के पास होने की है 0.10। बोथ विल, दोनों पास हो जाएंगे, यानी ई इंटरसेक्शन एफ है 0.02। आ गया? अब जो जो पूछे हो बताते जाओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। अब ये चीज थोड़ी समझने की है। विल नॉट, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले पार्ट पे आ जाओ। ना तो अनिल पास हो रहा, इसको डिटेल में लिख लेना पहले तो, कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ
अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई। अनिल पास नहीं होगा, ए डैश, आशिमा पास नहीं होगी, एंड ए डैश नहीं, अनिल को ई कहा है ना, ई डैश एंड एफ डैश। थोड़ा और ध्यान देना, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। यहाँ आपको लगाना है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता था कि ई इंटरसेक्शन एफ का डैश होता था ई डैश यूनियन एफ डैश, और ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट होता था ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ पूरे का कॉम्प्लीमेंट इकट्ठा करेंगे तो ये ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ होती है। यानी अब हमें ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ई यूनियन एफ का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, ई की प्रोबेबिलिटी प्लस एफ की प्रोबेबिलिटी माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। ये यहाँ सारे आपको दिख रहे हैं, इनको यूज करो। ई की प्रोबेबिलिटी 0.05, 0.10 माइनस 0.02, 15 में से 2 गए 13 आ जाएगा, हो गया 0.13, 13 नहीं है, ध्यान रखना मैं क्या कह। और अब यहाँ आ जाओ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश हो जाएगा 1 माइनस 0.13.87। ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ बैठी बात दिमाग में? अब आ जाओ इसके दूसरे पार्ट पे। एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई एग्जाम। देखो बहुत आसान सी चीज है। दो बच्चों ने पेपर दिया, दो बच्चों ने पेपर दिया, ई ने और एफ ने। या तो दोनों पास होंगे, नहीं दोनों में से एक फेल। दो कंडीशन बनेंगी। देखो ये चीज थोड़ी सी समझने की है कि कम से कम एक फेल हो रहा है, दोनों हो रहे हैं तो भी कम से कम में आ गया वो, है ना, कि ई पास है, ई का मतलब ई पहला पास है और दूसरा भी पास है, या ऐसा होगा कि कम से कम एक फेल है, 1 फेल एटलीस्ट। एटलीस्ट पास और फेल का क्या फंडा है कि पास या तो दोनों पास हो रहे हैं, और फेल हो रहा है तो कम से कम एक हो रहा है या दोनों फेल हो रहे हैं। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। मेरी बात समझ रही है? पक्का? चलूं आगे। तो ये म्यूचुअली, यहाँ थोड़ी सी ये चीजें अलग आ जाती हैं कि क्या बात होगी कि बोथ पास प्लस एट लीस्ट 1 फेल, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 आएगा। इसके अलावा कुछ होना ही नहीं है भैया, तो दोनों ने पास हो जाना है, एक पास होगा तो फिर एक फेल होने लग रहा है, सिंपल सी बात है। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एट मैंने फेल लिख दिया, क्वालिफाई भी लिख सकते हैं। एटलीस्ट 1 फेल या 1 विल नॉट क्वालिफाई। नॉट क्वालिफाई का मतलब फेल ही होता है ना, तो 1 माइनस बोथ पास। बोथ पास की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, बोथ पास की 0.02, तो 0.02 कर दो तो ये 0.98 आ जाएगा। अब आ जाओ भैया तीसरे लास्ट पार्ट पे। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। तीसरा है ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। मैं पास लिख दिया, देखो क्या होगा, ई पास हो गया एंड एफ फेल हो गया, या ई फेल हो गया एंड एफ पास हो गया, और का मतलब जमा यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, यूनियन की जगह प्लस लगा दो, ई डैश इंटरसेक्शन एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ डैश है, अभी अभी मैंने ब्लॉक में फॉर्मूला लिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी होता है ए की प्रोबेबिलिटी में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा दो, ठीक है। तो ये जो ई इंटरसेक्शन एफ डैश है ये ई माइनस एफ है, और ये एफ माइनस ई है। इंटरसेक्शन आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये हो गया ई की प्रोबेबिलिटी में से ई इंटरसेक्शन एफ घटा दो, एफ की प्रोबेबिलिटी में से भी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी माइनस।
पुट द वैल्यूज। ई की प्रोबेबिलिटी ये रही 0.05, इंटरसेक्शन की 0.02, 0.10, 0.02। ये सॉल्व करना आना चाहिए, मैं भी उत्तर में से देख के कर रही हूँ। 0.11 आ गया भाई। 10 और 5 15, 2 और 2 4, 15 में से 4 गए 11। सिंपल। लास्ट एग्जाम्पल अब हमारा रह जाता है एग्जाम्पल नंबर 8। थोड़ा सा ना इसमें तरीके अलग होंगे प्रोबेबिलिटी के। A committee of 2 persons is selected from 2 men and 2 women. What is the probability that committee will have no man, 1 man, 2 men? इसको तो बाद में देखेंगे, पहले तो पहली लाइन पे ही फोकस करो। 2 आदमी हैं और 2 लेडीज हैं, 4 जने हैं। सैंपल स्पेस में 4 नहीं है, यही गलती मत करना। सैंपल स्पेस में 4 नहीं है, सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन क्या है? एक कमेटी ऑफ 2 पर्सन्स। तो सैंपल स्पेस में आएंगे कि हाँ कि कितनी तरह से कमेटी बनेगी। इन हाउ मैनी वेज कमेटी कंस्टिट्यूटेड। COMMI ठीक है, कमेटी कंस्टिट्यूटेड, ये सैंपल स्पेस के अंदर आएगा। तो दोनों आदमी हो सकते हैं, दोनों औरतें हो सकते हैं, पहला आदमी पहले। ये चीज को थोड़ा ध्यान देना है कि n 4 है, 4 में से 2 लोग हमने चूज करने हैं। तो 4 में से 2 लोग कितने ढंग से चूज हो सकते हैं? ये कॉम्बिनेशन। यस, कमेटी कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 4C2 वेज, यानी कि 4C2 मेरे ख्याल से 6 हो जाता है। तो सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ये चीज तुमने लिखनी नहीं है, मैं सिर्फ समझाया है, काट इसलिए रही हूँ कि ये लिखना नहीं है। तो 6 एलिमेंट है सैंपल स्पेस में, 4C2 खोल लेना, 6 ही आएगा। अब ये पहला केस ई इवेंट मान लिया कि कमेटी में कोई आदमी नहीं है, कि नो मैन इन कमेटी। तो ई के फेवरेबल केस कितने हो गए? 2 ही औरतें हैं और 2 ही बंदे चूज करने, तो दोनों ही लेनी पड़ेंगी 2C2। भाई आदमी तो एक भी नहीं लेना, जेंट्स तो एक भी नहीं लेना। जब एक भी जेंट्स नहीं लेना तो लेडीज बच गई 2, और बंदे भी 2 ही लेने, तो दोनों पकड़ लेंगे। तो एक ही तरीका है, समझ गए? अब सैंपल स्पेस में तो 6 एलिमेंट है और इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो ई की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। दूसरे केस पे आ जाओ, एफ 1 मैन। एफ का मतलब है कि एक आदमी ले, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? लेट 1 मैन इन कमेटी। अब कमेटी में एक आदमी है तो दूसरी औरत है, लेडी है, तो वो कितने तरीके से हम चूज करेंगे? 2 में से कोई एक पर्सन को लेंगे, और मतलब मेल को लेंगे, और 2 में से किसी एक फीमेल को लेंगे। तो ये 2C1 का मतलब 2 और 2C1 का मतलब 2, यानी कि 4 वेज हो जाएंगे। तो ई की जो कार्डिनलिटी है, यानी कि ई के फेवर में 4 होंगे। भाई पहला आदमी पहली औरत, पहला आदमी दूसरी औरत, दूसरा आदमी पहली औरत, और दूसरा आदमी दूसरी औरत। हो गए 4 तरीके, हो गए ना? प्रैक्टिकल समझ आ गया ना? लेकिन हम प्रैक्टिकल ऐसे कॉम्बिनेशन से करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई नहीं है, एक तो ये एफ है, तो नंबर ऑफ एफ बाय नंबर ऑफ एस 4/6, यानी कि 2/3। बुक वाले ने क्या कर रखा है कि बुक वाले ने सीधा लिख रखा है इस 2C2 को और 4C2 को ऊपर नीचे। मैंने पहले सॉल्व किया है, फिर मैं लिख रही हूँ। और अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, 2 मैन। वो भी एक ही तरीके से हो सकते हैं, है ना? ई आ गया, एफ आ गया, ए नाम ले लो कि 2 मैन सिलेक्टेड इन कमेटी। आदमी तो 2 ही हैं, तो दोनों के दोनों को जेंट्स को लेना ही पड़ेगा। तो 1 आ गया, तो ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि 1/6। तो ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज 14.2। फिर भी कोई भी डाउट हो, बार बार मैं ये बात कहती हूँ, तो उसको टेलीग्राम पे आप फ्रीली शेयर कर सकते हो।
और मेरे लेक्चर भी शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें कोई भी टॉपिक समझ नहीं आए तो मैं अलग से कोई शॉर्ट बना के भी आपको डाल दूंगी। एक्सरसाइज आप ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।